नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने फ्लावर डेवलपमेंट का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोस्तों, आवृतबीजी पादपों में एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंडोसियम कहा जाता है और इसकी प्रत्येक यूनिट को पुंकेसर यानी कि स्टामेन कहा जाता है। दोस्तों, पुंकेसर को ही माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। एक लंबा और पतला फिलामेंट होता है जिसे पुतंतु कहा जाता है, और यह फिलामेंट पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, इस फिलामेंट के स्वतंत्र सिरे पर ही एक बीजाणु युक्त भाग स्थित होता है और उस भाग को एंथर कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। परागकोश पुतंतु से एक छोटे से कनेक्टिव योजी क्षेत्र के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस योजी क्षेत्र में ही जो है वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक पाए जाते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही पार्टों में से पुंकेसर के जो 3 भाग होते हैं, इन तीनों ही भागों में से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका एंथर, प्रमुख भाग होता है उसका परागकोश। तो इस प्रकार दोस्तों, किसी भी पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट और तीसरा योजी कनेक्टिव जो एंथर और फिलामेंट दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, प्रत्येक एंथर में सामान्यतः 2 पालियाँ पाई जाती है, 2 लॉब पाए जाते हैं, 2 चैम्बर इनमें होते हैं और इन दोनों ही चैम्बरों को पोलन सैक कहा जाता है या माइक्रोस्पोरेंजियम भी इन्हें कहते हैं। इस प्रकार से जो एंथर होता है दोस्तों, उसमें 2 पाली होती है। अतः ऐसी कंडीशन को, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, उसे द्विपालित या डाइथिकस कहा जाता है। और प्रत्येक परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं और इन दोनों ही चैम्बरों को जो है पोलन सैक या पोलन चैम्बर कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, एक प्रारूपिक जो एंथर होता है, उस एंथर में 4 पोलन चैम्बर पाए जाते हैं और इस प्रकार से 4 पोलन चैम्बर का पाया जाना टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाता है। इस प्रकार की जो कंडीशन है वह टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाती है। दोस्तों, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पादप होते हैं। उन पादपों में केवल एक कोष्ठीय कंडीशन यानी कि पराग कोश में केवल एक लॉब होता है और उस लॉब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है जिसमें एक ही लॉब हो, वह मोनोथिकस कंडीशन कहलाती है। और इस मोनोथिकस यानी कि एक लॉब में 2 माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है और वह कंडीशन कहलाती है बाइस्पोरेंजिएट। दोस्तों, सामान्यतः जो नॉर्मल एक परागकोश होता है उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर इन पादपों में बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस कंडीशन पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स है कुछ मालवेसी फैमिली के सदस्य, मोरिंगा और बॉल्फिया। इन पादपों में सिंगल लॉब, एक लॉब पाया जाता है और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वह मोनोथिकस कहलाती है और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाती है। दोस्तों, एक स्मॉलेस्ट परजीवी आवृतबीजी पादप आर्सिथोबियम माइन्यूसिटिमम के परागकोश में केवल एक लॉब पाई जाती है, लेकिन एक लॉब के साथ साथ, एक पोलन सैक के साथ साथ दोस्तों, उसमें केवल एक पराग प्रकोष्ठ भी, पोलन चैम्बर भी एक ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें एक लॉब होती है और सिंगल लॉब के साथ साथ यहाँ पर केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम उसमें पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मोनोस्पोरेंजिएट। तो दोस्तों, स्मॉलेस्ट परजीवी आवृतबीजी पादप आर्सिथोबियम माइन्यूसिटिमम के अंतर्गत मोनोथिकस कंडीशन के साथ साथ मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन भी पाई जाती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है
कि इस पादप में मोनोथिकस कंडीशन है और मोनोथिकस के साथ में ही जो है मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन भी पाई जाती है। एक केवल एक परागकोश होता है। जबकि मालवेसी, मोरिंगा और वोल्फिया के एग्जाम्पल्स हमने जो देखे थे, इन सभी में मोनोथिकस के साथ साथ बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। और बेसिकली जो नॉर्मल एक टिपिकल एंथर होता है उसमें जो है डाइथिकस कंडीशन होती है और डाइथिकस के साथ साथ उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट जो है कंडीशन पाई जाती है। दोस्तों जो टेट्राथिकस कंडीशन होती है उसमें जो दो लॉब पाए जाते हैं, उस दो लॉब में से एक लॉब जो है छोटा होता है और एक लॉब बड़ा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक टिपिकल जो स्टामेन होता है उसका एक प्रारूपिक डायग्राम जो है आपके इस स्लाइड पर दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी पार्ट जो है उसका एंथर होता है और सबसे निचला पार्ट जो उसको पुष्पासन से थैलेमस से जोड़ने का काम करता है वह फिलामेंट होता है। और दोस्तों इन दोनों ही भागों को, एंथर और फिलामेंट दोनों को ही जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव। तो ये एक टिपिकल जो है स्टामेन की संरचना है। यहाँ पर भी एक टिपिकल प्रारूपिक जो है स्टामेन की संरचना को ही दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है स्टामिन, यानी कि जिसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या उसकी संरचना होती है, उसका एक आउटलाइन डायग्राम इस स्लाइड के ऊपर आपको प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों एक स्टामिन जिसे माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, जिसके कि 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। इस एंथर में 2 लॉब पाए जाते हैं, 2 पालियाँ पाई जाती हैं और दोनों ही पालियों के अंतर्गत दो दो उसमें पोलन सैक पाए जाते हैं, यानी कि दो दो उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 4 चैम्बर, 4 पोलन सैक वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वह डाइथिकस यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाती है। इसके विपरीत मालवेसी है, मोरिंगा है, वोल्फिया है, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें यहाँ पर लॉब की जो संख्या होती है वो 2 नहीं होकर के 1 होती है और वहाँ पर पोलन सैक की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट। इसके विपरीत आर्चिथोबियम माइनोटिसिमम जो प्लांट होता है उसमें केवल 1 लॉब होता है और 1 लॉब के साथ साथ वहाँ पर जो है दोस्तों केवल एक ही उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोथिकस और मोनोस्पोरेंजिएट। इसके एग्जाम्पल आपकी यहाँ नीचे इस स्लाइड पर दिए गए हैं मोनोथिकस का। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ स्टामेन एंड पोलन सैक। दोस्तों स्टामेन का जो डेवलपमेंट होता है, परागकोश का जो डेवलपमेंट होता है वह यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती है वो एक से अधिक स्पोरोजीनस कोशिकाओं से मिलकर के इसका डेवलपमेंट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो इसके डेवलपमेंट में भाग लेती है। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं बार बार जो है विभाजित होकर के असंख्य कोशिकाओं का एक समूह बनाती है और ये कोशिकाएं जो है 2 लॉब में, 2 पालियों में विभेदित हो जाती हैं और प्रत्येक लॉब से 2 चैम्बर, पोलन चैम्बर का डेवलपमेंट होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से पोलन चैम्बर जो है डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे कोशिकाओं के नीचे की ओर जो है फिलामेंट का विभेदन होता है और इस प्रकार से एक जो प्रारूपिक पुंकेसर होता है उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा उसका विकास हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वह कहलाता है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों यहाँ एक स्लाइड के ऊपर एक विकसित होते हुए स्टामेन को दिखाया गया है, जिसमें एक
प्रारंभिक जो डायग्राम है जिसमें एंथर का जो यंग एंथर होता है उसका टीएस होता है, जो अविभेदित परागकोश होता है जिसके अंतर्गत चारों तरफ एक एपिडर्मिस पाई जाती है और उसके भीतर होमोजीनस कॉम्पैक्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक समूह होता है जिसमें सभी कोशिकाएं एक समान होती है। धीरे धीरे इस एपिडर्मिस के चारों कोणों पर इसके नीचे स्थित जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में विभेदित होता है और उनका जो कोशिका द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य घना हो जाता है। इसका जो केंद्रक होता है वह बड़ा और स्पष्ट हो जाता है और ये अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है और इनके जो मध्य में है वह प्रोकैम्बियल कनेक्टिव वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण सबसे पहले इसमें होता है। सर्वप्रथम आर्कीस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है और इन आर्कीस्पोरियल सेल्स से ही आगे चल कर के प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का डेवलपमेंट होता है और इन प्राइमरी पैराइटल सेल्स से ही इसके 3 से लेकर के 5 जो इसकी भित्तियाँ होती है, वॉल होती है, उनका डेवलपमेंट होता है और प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है इन्हीं से आगे चल कर के स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा जो है माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। अब इसे हम आगे विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत की अवस्था में जो परागकोश होता है वह एक समांगी होता है, होमोजीनस कोशिकाएं उसमें पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक छोटे ओवार के रूप में निकलता है जो कि गोलाकार या एक अंडाकार संरचना होती है और इस अवस्था में इसमें अविभेदित समरूपी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाहर से एक कोशिकीय मोटे स्तर एपिडर्मिस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। धीरे धीरे इस क्षेत्र के मध्य में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है और इसी के साथ जब संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है तो उसी के साथ धीरे धीरे चारों कोनों पर स्थित जो एपिडर्मिस है, अधिचर्म है, उसके नीचे स्थित अधश्चर्म क्षेत्र में यानी कि एपिडर्मिस के नीचे जो एंडोडर्मिस रीजन होता है उस एंडोडर्मिस के रीजन में ऊर्ध्व पंक्ति में कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है, उनका केंद्रक जो है स्पष्ट हो जाता है, जीव द्रव उनका गाढ़ा हो जाता है और सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार उस एपिडर्मिस के नीचे जो एंडोडर्मिस रीजन होता है उसमें जो इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार की कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। पौधे की अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग जातियों में आर्कीस्पोरियल सेल्स की जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स में कोशिकाओं में पेरिकनाइलर डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है और उससे 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, 2 उनकी परतें बनती हैं जिसमें जो बाहरी तरफ की कोशिकाएं होती है, बाहरी परत की कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्राइमरी पैराइटल कोशिका कहा जाता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो अंदर की तरफ बनती है आंतरिक परत की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स और प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहा जाता है। ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती है और इनके विभाजन से ही एक संपूर्ण परागकोश का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं पुनः परिणत रूप से विभाजित होती है, पेरिकनाइलर इनमें डिवीजन होता है और बाहर की तरफ एक एंडोसियम का निर्माण करती है और भीतर की तरफ जो है एक पैराइटल या वॉल सेल्स का निर्माण करती है। इन एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती है इनमें एंटीक्लाइनर डिवीजन होता है और एक स्पष्ट एंडोथीसियम का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। साथ ही जो वॉल सेल्स होती है उनमें भी 2 से लेकर के 3 परिणत विभाजन होते हैं और कई उसमें अपनत विभाजन
पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों ही प्रकार के डिवीजन होते हैं और इनके द्वारा एंडोसियम के नीचे 2 से 3 स्तरीय एक मिडिल लेयर का निर्माण हो जाता है और इसके भीतर की ओर एक स्तर और बनता है, एक स्तर का निर्माण और होता है और उस स्तर को कहा जाता है टेपिटम। ये टेपिटम की कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिकाओं में मियोसिस विभाजन के दौरान और बाद में माइक्रोस्पोर्स का पराग कणों का जब निर्माण होता है तो उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंसेंट्रिक रूप से लघु बीजाणुदानकों को कंसेंट्रिक भित्ति वॉल पर प्राथमिक कोशिका भित्ति से बनती है। परागधानी की भित्ति के निर्माण के साथ ही जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो 2 या 2 से अधिक बार जो है माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और स्पोरोजिनस कोशिकाओं का निर्माण करती है दोस्तों। और अंत में ये जो स्पोरोजिनस कोशिकाएं होती है इन्हीं से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। और इस दौरान जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है दोस्तों, वे टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले ही कुछ गोल गोल कणिकाओं का निर्माण करती है और इन गोल कणिकाओं को दोस्तों यूबिस बॉडी कहा जाता है। यूबिस बॉडी जो कि एक प्रकार का जटिल पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है उसकी बनी हुई होती है दोस्तों। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है, कैरोटिनॉइड का बहुलक होता है। टेपिटम के नष्ट हो जाने से यूबिस बॉडी जो परागधानी है उसमें मुक्त हो जाती है और लघु बीजाणुओं के माइक्रो स्पोर्स के पोलन ग्रेन के चारों ओर एक बाह्य मोटा स्तर बनाती है, सीक्रेट करती है और इस मोटी भित्ति वाले जो परागकण होते हैं अब इनको पोलन ग्रेन कहा जाता है। दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में ये जो 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, बनते हैं, ये आपस में कैलोज एक पतली परत होती है उसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो 4 माइक्रोस्पोर्स का समूह होता है उसे टेट्रेड कहा जाता है और बाद में टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे कैलोज एंजाइम कहा जाता है। उस कैलोज एंजाइम के सीक्रेट होने के कारण जो है ये जो परत होती है कैलोज परत ये घुल जाती है और जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो आपस में मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों सामान्यतः नॉर्मली बेसिकली जो है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है तो 4 टेट्रेड का निर्माण होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है जैसे कि जोस्टेरा, उसमें माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है उसमें से कुछ जो है स्टेराइल हो जाती है और स्टेराइल होकर के जो कुछ एक्टिव शेष जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है उनको वो पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार जैंसिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उसमें टेपिटम जो है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती है और स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ कोशिकाएं यहाँ पर भी जो है स्टेराइल होकर के और शेष कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है एक एंथर का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये जो टीवी स्क्रीन स्लाइड पर आपके एक डायग्राम को दिखाया गया है उसमें एक यंग जो एंथर होता है उसका एक टीएस है दोस्तों। और इस टीएस में देखिए सबसे बाहर ये जो लेयर होती है ये इसकी एपिडर्मिस होती है दोस्तों और इस एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है एंडोडर्मिस। सामान्यतः एक नॉर्मली जो टिपिकल एंथर होता है उसमें ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और जो एंडोथीसियम होती है दोस्तों इसके नीचे एंडोथीसियम भी जो है सिंगल लेयर्ड पाई जाती है। और इस एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज के कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, उसकी अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग इसमें पाई जाती है। वैसे जो एंडोथीसियम होता है दोस्तों इसकी जो स्पर्श रेखीय बाह्य भित्ति होती है और एक आंतरिक होती है। तो आंतरिक भित्ति पर ये जो एंडोथीसियम में जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है वो अधिक होती है
बाहर की तुलना में। और ये जो थिकनिंग होती है अल्फा सेलुलोज की, ये जो भाग है स्टोमोडियम, इस भाग में बहुत कम होती है, अल्प मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है दोस्तों कि इसका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रता ग्राही होती है। और जब ये एंथर पूरा परिपक्व हो जाता है उस कंडीशन में इसका जो स्फुटन होता है वो स्टोमोडियम पार्ट से ही होता है। इसके नीचे की जो लेयर होती है वो 2 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर पाई जाती है। और इस मिडिल लेयर के नीचे सिंगल लेयर के रूप में जो है एक टैपिटम पाई जाती है। और इस टैपिटम का प्रमुख कार्य होता है विकसित होते हुए जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको पोषण प्रदान करना। और बाद में दोस्तों इसी के द्वारा यूबिस बॉडी का निर्माण होता है। और उस यूबिस बॉडी जिसमें कि जो कि स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ की जटिल पदार्थ होता है उसकी बनी हुई होती है। इसके अंदर दोस्तों ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ही मियोसिस होता है। मियोसिस जिसे कि रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। जो एक होता है समसूत्र विभाजन, इसके इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। और ये जो मियोसिस होता है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि समसूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह आधी नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक यंग एंथर का जो है डेवलपमेंट होता है। ये डायग्राम दोस्तों एक मैच्योर कंप्लीट एंथर का है, उस एंथर का टीएस है, जिसमें दोस्तों ये 2 लॉब पाई जाती है। और इन दोनों ही लॉबों में 2-2 पोलन चेम्बर, एक ये है और एक ये रहा। इसी तरह दूसरा वाला देखें तो एक ये चेम्बर है और एक ये चेम्बर है। इस प्रकार से टोटल जो है 4 यहाँ पर चेम्बर पाए जाते हैं। और ये कंडीशन कहलाती है टेट्रास्पोरेंजियम, यानी कि 4 यहाँ पर स्पोरेंजियम पाई जा रही है। और इनके मध्य में एक संवहन ऊतक होता है, कनेक्टिव होता है ये, जो इन्हें जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर भी एक स्फुटनशील, ये जो अंतिम डायग्राम है, इस अंतिम डायग्राम को एक स्फुटनशील जो है, जब परागकण जो है बाहर स्फुरित हो जाते हैं, यानी कि परागकण जब बाहर निकल जाते हैं, ये पार्ट जो है स्टोमोडियम पार्ट होता है। और इनका जो प्रकीर्णन होता है परागकणों का वो इसी पार्ट से होता है, इसी पार्ट से ये बाहर निकलते हैं। और ये जो प्रथम डायग्राम है ये इसका एक यंग एंथर का डायग्राम है, जब इसका डेवलप होता है तो किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। और डायग्राम जो बी है ये इसके एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सिंगल पार्ट का डायग्राम है। इसमें उसके बाहर से भीतर की तरफ कौन कौन सी उसकी लेयर्स होती है, कौन कौन सी उसकी भित्ति वॉल होती है, उसको दिखाया गया है। ये डायग्राम भी दोस्तों एक रेइसेंस एंथोस्पर्म्स का ही है, जिसके में ये इसका वेस्कुलर बंडल होता है, ये एंडोथीसियम है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, ये इसके जो है पोलन सैक, और पोलन सैक में ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। दोस्तों जब ये मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में कैलोज एंजाइम के द्वारा जो टेट्रेड होते हैं वो कैलोज एंजाइम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो 4 का एक ग्रुप होता है जिसे टेट्रेड कहा जाता है। तो कैलोज एंजाइम के द्वारा जो कैलोज होता है वो घुल जाता है और टेट्रेड में जो 4 पोलन ग्रेन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद में ये इस एंथर से स्टोमोडियम वाले भाग से बाहर आ जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है। इस डायग्राम में दोस्तों एक जो एंथर होता है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उस पूरे डेवलपमेंट को इसमें दिखाया गया है, जिसमें ये इसकी प्रथम अवस्था होती है, ये सेकंड अवस्था होती है। इस प्रथम अवस्था में देखिए दोस्तों ये एक अविभेदित परागकोश होता है जिसमें एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के नीचे जो है ये पूरा अनडिफरेंशिएट अविभेदित पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। जो कोई होमोजीनस कोशिकाएं होती है सभी की सभी अविभेदित कोशिकाएं होती है और ये विभज्योत की कोशिकाएं होती है। और इन्हीं से आगे चल करके जो एपिडर्मिस के नीचे चारों कोनों पर जो 4
कोशिकाएं होती है वो अपनी साइज में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और इस प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। इन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल से जो है आगे चल कर के एंथर का डेवलपमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ स्टामिनल माइक्रो स्पोरेंजियम को यहाँ इस स्लाइड के ऊपर जो है एक आउटलाइन डायग्राम से दिखाया गया है कि एक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो थैलेमस में पाई जाती है, उन्हीं से आगे चल कर के उस थैलेमस के कोशिकाओं से ही आगे चल कर के एक अविभेदित पराग कोश का डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि होमोजीनस कॉम्पैक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, सेल्स पाई जाती है। इनसे ही आगे चल कर के आर्कीस्पोरियल सेल का डेवलपमेंट होता है, और इन आर्कीस्पोरियल सेल से ही डेवलपमेंट होता है एक पोलन सैक का। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट होता है एंथर का, ये किसी एक सिंगल सेल से नहीं होकर के कोशिकाओं के एक समूह से होता है, ग्रुप ऑफ सेल से इसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है। यदि दोस्तों एक सिंगल सेल से जब डेवलपमेंट होता है तो वह कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, इस टीवी स्लाइड के ऊपर यहाँ एक कंप्लीट आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से एक समझाया गया है कि किस प्रकार से जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का एंथर का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, एक अविभेदित जो परागकोश होता है, उस अविभेदित परागकोश से एक विभेदित पूर्ण कंप्लीट मैच्योर परागकोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसके सबसे बाहरी जो है एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है, और एपिडर्मिस की के अंदर होमोजीनस कॉम्पैक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसमें कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है, इनका जीवद्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और इसका केंद्रक स्पष्ट बड़ा हो जाता है। ऐसी कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियम या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स में सबसे पहले पेरिक्लाइनल परिणत विभाजन होता है, और उसके द्वारा बाहर की तरफ जो है प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण होता है, और अंदर की तरफ जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। दोस्तों, इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स में जो है पीडी का मतलब होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और दो कोशिकाएं बाहर बनती है। बाहर की तरफ जो है एंडोथेलियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और अंदर की तरफ जो है पैराइटल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। बाहर की तरफ जो एंडोथेलियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, उनसे आगे चल करके जो है एंडोथीसियम विकसित हो जाती है, और पैराइटल सेल्स में पुनः पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल परिणत और अपनित विभाजन होता है, और उसके द्वारा मिडिल लेयर का 2 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर का निर्माण होता है, जिसमें मिडिल लेयर बाहर, उसके बाद में एक और बनती है अंदर, उसके बाद में एक अंदर और बनती है, और सबसे अंदर जो है टैपिटम का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोरोजीनस सेल्स यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से ही आगे चल करके इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में माइक्रोस्पोर्स का जो है निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है एक अविभेदित परागकोश से एक विभेदित परागकोश का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। थैंक यू दोस्तों।